हेलो एवरीवन। सो अपने डिफरेंशिएबिलिटी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता तो उसके रीजंस क्या क्या होते थे। लाइक जो मेजर हमने पॉइंट देखे थे कि शार्प एज आ जाएगा या सो भी कंटीन्यूअस के अपने रीजन थे अपने डिफरेंशिएबिलिटी के। सो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे का पार्ट देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किए थे, बट ये थोड़ा सा और टिपिकल हो गया। अगेन मुझे डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी। हमने पहले भी देखा है कि जब भी हमको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे कमिट करना होता है तो मेथड दो चलते हैं। फर्स्ट मेथड होगा अपने पास थ्योरेटिकल मेथड, ठीक है, जहां पे हम लोग कंटिन्यूटी के लिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन को यूज करेंगे और डेरिवेबिलिटी के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHT इक्वल टू RHD को यूज करते थे। बट इस टाइप की पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा और आप ग्राफ अगर इजीली प्लॉट कर सकते हो सो बेस्ट रहेगा, आइडियल रहेगा टू कमेंट थ्रू ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेम चीज ट्राई करेंगे। इस टाइप के फंक्शन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे फंक्शन के अंदर सब पार्ट्स होते हैं और उनमें एक कंडीशन चल रही होती है। यहाँ पे कंडीशन है मिनिमम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करते थे, तीनों ग्राफ को हमको प्लॉट करना पड़ेगा एंड तीनों ग्राफ को सेम हमको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, तीनों फंक्शंस को, और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अपने पास मिनिमम वैल्यू कहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, सो वही ट्राई करते हैं स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट फंक्शन। सिंपलेस्ट फंक्शन मुझे दिख रहा है फंक्शन नंबर 1 विच इज मॉड्यूलस x। डायरेक्टली हमको पता है कि मॉड्यूलस x जो होता है वो वी शेप होता है अपने पास, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया अपना मॉड x। लेट दिस बी फर्स्ट फंक्शन विच इज y इक्वल टू मॉड्यूलस x। इसमें कोई इशू नहीं था। नाउ द सेकंड फंक्शन इज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। अब थोड़ा समझना, मॉड x और मॉड x माइनस 2 दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों पॉजिटिव होंगे, बट अबाउट द डिफरेंस यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये x इक्वल टू 0 के अबाउट क्रिटिकल पॉइंट देगा, 0 पे क्रिटिकल पॉइंट देगा। सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, y एक्सिस। ये वही क्रिटिकल पॉइंट 2 पे दे देगा। मतलब हुआ क्या, यही ग्राफ 2 यूनिट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो बेसिकली सेम वी कर्व, बट अब ये वी कर्व कुछ इस तरीके से चलेगा एंड दिस पॉइंट शुड बी 2, 0। ठीक है, अगेन ये मैंने कैसे किया समझना। x माइनस 2 का मतलब हुआ कि जो चीज पहले x इक्वल टू 0 पे होती थी अब वो कहां होगी, x इक्वल टू 2 पे, इसलिए हमने 2 यूनिट से इस कर्व को शिफ्ट कर दिया। सो नेक्स्ट कर्व मेरे पास क्या हो गया, दिस शुड बी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। नाउ अब यहां पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। ये जो कर्व है डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल होगा। सो इस कर्व के लिए मैं थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप प्लॉट करता हूं। पहला मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, इतने पार्ट को प्लॉट कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इसका मतलब क्या होगा। सो अगेन ये रहा अपना मॉड्यूलस ऑफ x, यहाँ पे होगा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इनके बीच में आ जाएगा यहाँ पे अपने पास। उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू 1, तो इनके बीच में यहाँ पे वी शेप पे लाई करेगा। बट यहाँ पे कंडीशन है कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 के आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अगर मॉड के बाहर कभी नेगेटिव लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूं, देखना कैसे। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 विद अ नेगेटिव साइन, मॉड्यूलस x माइनस 1 इनके बीच में यहाँ पे आना चाहिए था, बट जब नेगेटिव लगा हो तो पूरा रेप्लिका हो जाएगा अबाउट x एक्सिस और यही ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगेन पॉइंट तो अपना सेम रहेगा, x इक्वल टू 1 दैट इज 1, 0। बट हुआ क्या कि जो ग्राफ यहां से ऊपर इस वी शेप का बनना चाहिए था, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वो नीचे बन गया। अब एक छोटा सा चेंज और होगा, ये जो मैंने प्लॉट किया है इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 1, इसमें +2 हो रहा है। नाउ ये +2 का सिग्निफिकेंस क्या है। सो +2 का सिग्निफिकेंस ये है कि ये हर एक वैल्यू को 2 से ऐड कर देगा, मतलब अब ये ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा एक इंपॉर्टेंट पार्ट। 2 यूनिट से अगर ऊपर शिफ्ट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि कहां पे आपके पास पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं। दैट मींस इंटरसेक्शन ऑफ x तो इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन ऑफ y भी इंपॉर्टेंट है। सो क्या मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होना चाहिए था 0, 1। ये मैंने कैसे कमेंट किया, ये जो ग्राफ है x माइनस 1 जब y एक्सिस को मिलेगा, ठीक है, तो y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और ये नेगेटिव साइड में तो 0, माइनस 1 बेसिकली। हाँ, सो यहाँ पे हमने पुट किया यहाँ पे 0, तो ये बनेगा माइनस ऑफ मॉड्यूलस माइनस 1 दैट इज ऑफ -1। ये हो गया 0, -1। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जब आप इसको 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये जो 1, 2 है ये तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा और ये 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट होगा।
अब इस पूरे पार्ट पे कमेंट करने के लिए भी इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मुझे ये पॉइंट पता हो, क्योंकि अगर ये पॉइंट पता होगा तभी तो हम बोल पाएंगे कि जो आपका 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करेंगे उसके बाद ये इसके ऊपर जाएगा या फिर इससे मैच करेगा या फिर नीचे होगा बेसिकली, ठीक है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता होगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ ये जो पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट कहां से मिला है, x-2 से मिला है अपने को। अगेन यूजिंग द सेम लॉजिक, इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, y के साथ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x को क्या पुट करेंगे 0, तो बनेगा मॉड्यूलस ऑफ -2 मतलब 2, तो ये पॉइंट आ गया 0,2। अब यहां से मुझे एक आइडिया लगा कि अगर ये 0,2 है और मुझे इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है तो मुझे ये पॉइंट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई नो ये जो ग्राफ बनेगा फाइनली ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनना चाहिए मेरा फाइनल मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x-1। क्या किया है समझना, मॉड्यूलस ऑफ x-1 का नेगेटिव ऑलरेडी पता था, सिर्फ 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना था, क्योंकि ये ऑलरेडी 0,2 आ गया तो 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करने पे यहीं पे मिलना चाहिए था। अब तीनों ग्राफ को ऑब्जर्व करो, आपके पास फाइनली इस रेड ग्राफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमको सिर्फ 3 ग्राफ देखने हैं। कौन से, दिस फर्स्ट वन विच इज वी शेप अबाउट ओरिजिन, सेकेंड वन वी शेप अबाउट द पॉइंट 2,0, थर्ड ये आपका इनवर्स वाला ग्राफ, या इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड ग्राफ, जहां पे अपने पास डाउनवर्ड इन्वर्टेड है। नाउ अब इस केस में हमको क्या देखना था, मिनिमम। सो स्टार्ट करो लेफ्ट हैंड साइड से। मिनिमम का मतलब क्या, सबसे नीचे कौन सा कर्व आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा तो ये दो कर्व तो ऊपर है, ये नीचे है। सो स्टार्ट इस कर्व से होगा, ये अपना चलेगा मिनिमम अप टू जब तक इंटरसेक्शन ना हो जाए। सो आई सपोज इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है। नाउ अब जैसे ही मैं इसके आगे जाता हूं तो अगेन 3 कर्व 1 2 और 3, बट अब जो मिनिमम है वो शिफ्ट हो गया है, अब मिनिमम इस लाइन पे आ गया है। अगेन यहाँ पे सेम मिनिमम चल रहा है, बिकॉज जब मैं इस लाइन को ऑब्जर्व करूंगा तो आप खुद देख सकते हो इसके ऊपर आपको दोनों लाइंस दिख रही है, आइदर दिस साइड और दिस साइड। यहाँ पे अब ऊपर नहीं जा पाएगा, नाउ इट वुड बी द नेक्स्ट कर्व लाइक दिस अगेन, ये आपका हो जाएगा इस वे में। जो भी मैंने रीजन प्लॉट किया हुआ है वो रीजन शो करता है कि f ऑफ x के मिनिमम वैल्यूज कहां पे है। कहीं भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, हमेशा कर्व के ऊपर आपको दो लाइंस दिखेंगे। कोई भी रीजन देख लो, ये रीजन ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर दो लाइंस है, ये रीजन देखोगे तो यहाँ पे 1 और 2 दो लाइंस है। कहीं भी रीजन देखो तो आपको हमेशा उसके नीचे कोई भी ग्राफ का पोर्शन नहीं मिलेगा। सो ये हुआ अपना फाइनल कर्व, ठीक है। ये फाइनल कर्व किसका हुआ अपने पास, f ऑफ x का। अगेन मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको जिगजैग वे में प्लॉट कर रखा है, बट ये जिगजैग नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही, बट स्टिल मैंने आपको दिखाने के लिए इस टाइप के वे में यूज कर रखा है। नाउ हमको कमेंट करना था ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जब मैं इस पूरे ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो क्या मुझे एक बार भी पेन को उठाना पड़ेगा, नहीं। दैट मीन्स यहां से एक कंक्लूजन आ गया, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कभी भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस तो हमेशा हो गया। नाउ अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होने के दो रीजन थे अपने पास। पहला, अगर कर्व किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, बट ये तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस था। सो नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, जो था अगर किसी कर्व में कभी शार्प एज आएगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। यहाँ पे शार्प एज है, जब आप यहां से मूव कर रहे हो तो दिस इज योर फर्स्ट शार्प एज, दिस शुड बी सेकंड शार्प एज, दिस शुड बी थर्ड, यहाँ पे एक और है फोर्थ एंड फिफ्थ। देयर आर 5 शार्प एजेस जिसकी वजह से उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। सो मैं बोलूंगा नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। मैंने पांचों पॉइंट मार्क किए हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो दो टाइप के बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आपका आंसर रहेगा 5। सेकेंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन कौन सी पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कि हमको हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, जिसमें से 2 पॉइंट तो मुझे पता है, दिस इज 0,0, दैट मींस x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी सबको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बाय सॉल्विंग इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स। राइट, जब मुझे ये पॉइंट निकालना है तो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, मुझे पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कम से कम 2 कर्व इंटरसेक्ट करेंगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन ही आपको क्या देगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और वही बताएगा कि वो फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो अगेन ग्राफिकली हमने यूज किया और चेक किया कि फंक्शन कितने पॉइंट पे कंटीन्यूअस था, कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं था। ओके,
सो नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज जो हमने कंटिन्यूटी में भी यूज की थी। लाइक जब सपोज किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना हो और कंटिन्यूटी में अपने पास या फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस के पार्ट है, लाइक एक साइन एक्स हो गया एक एक्स हो गया, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों फंक्शन का इंडिविजुअल कंटिन्यूटी चेक करते थे। अगर दोनों फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो आपका फंक्शन भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता था। यहां भी सेम चीज है। पॉइंट नंबर 1 आपका वही चलेगा। सपोज करो f of x and g of x are two functions. So if f of x and g of x are differentiable, अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। इफ f of x and g of x are differentiable at x equal to a, मतलब दो फंक्शन है, दोनों डिफरेंट है बट दोनों x equal to a पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, देन अगर आप इन दोनों फंक्शन को ऐड करो, दैट इज f of x, या फिर सब्ट्रैक्ट करो प्लस माइनस g of x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो f of x इंटू g of x, और इन दोनों को डिवाइड करो f of x by g of x, ये सभी के सभी हमेशा क्या होंगे, डिफरेंशिएबल, will be differentiable at x equal to a। कहने का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू a पे अगर दो डिफरेंट फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल थे तो उनको आप अगर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर लोगे, जो रिमेनिंग फंक्शन बनेगा वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा एट दैट सेम पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें, हमको ध्यान देना है इस पार्ट पे, विच इज f of x अपॉन g of x। इसके लिए कंडीशन दी थी हमने लास्ट टाइम भी कि इस पार्ट के लिए एक चीज का ध्यान रखना, g of a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आपको यहाँ पे a पुट करने पे या फिर g of a 0 हो गया तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, जिसकी वजह से आप उस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट उस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट कि जब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को आप प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो बनने वाला फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। इसका हेल्प हमको बहुत जगह यूज बहुत जगह मिलेगा हमको। लाइक सपोज करो मैंने आपको एक फंक्शन दिया कि f of x इज अ फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स sin x, और आपसे बोला डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो अगर आप एज पर दी प्रोसेस जाओगे एलएसडी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट इसको आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। x स्क्वायर प्लस 2 जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कभी भी ये शार्पेज नहीं देता, कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। sin x भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो इन प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ दो फंक्शन नहीं, दो से ज्यादा फंक्शन भी अगर हुए, 3 4 5 फंक्शन, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, तो हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट पे नहीं होगा। इसी में एक चीज का और ध्यान रखना, सपोज करो फंक्शन के अंदर 4 5 फंक्शन दे दिए, एक मॉड दे दिया, एक साइन दे दिया, कुछ भी आपको कंडीशन दे दी, तो ऐसे केस में क्या करो ना, हर एक फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो पॉइंट निकाल लो। लाइक सपोज करो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज फंक्शन दिया है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस sin x प्लस log ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ ये फंक्शन जो है ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से क्या कंडीशन आएगा देखना। सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज 0 पे इसका शार्प जाता है। sin x ये तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। log x डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, बिकॉज 0 के बाद ही वो डिफाइन करता है, उसके पहले वो डिफाइन ही नहीं करता। तो यहां से 0 से बड़े हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल होगा। हम लिख रहे थे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स, तो यहां मुझे लिख देना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। जब भी x का वैल्यू 0 से छोटा होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 2, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 2, तो x इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब अगर मुझे अपने पूरे आंसर को एक्सप्रेस करना है कि ये f of x किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, f of x is differentiable for all x belongs to। देखो एक तो नेगेटिव पार्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस, तो यहां मुझे दिखेगा r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, उसमें भी मुझे दो नंबर्स हटाने हैं 0 एंड 2, तो 0 तो ऑलरेडी काउंट हुआ ही नहीं था। सो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, इन सभी पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन होगा अपना ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखो, बिकॉज इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 भी देख लेते हैं।
अब यहां पे क्या था, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों ही डिफरेंशिएबल थे एट सम पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। सपोज करो इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया एंड एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए। सो अब क्या होगा, तो अब मैं सिंपल सा बोलूंगा देन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स will always be non-differentiable at x equals to a। कुछ नहीं है, इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन हो गया बेसिकली। हमने यहां बोला था कि अगर दोनों फंक्शन एक सिंगल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उनसे बनने वाला कोई भी फंक्शन, भले वो उसको ऐड करके बना हो, सब्ट्रैक्ट करके बना हो, मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से, वो भी हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। बट यहाँ पे ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो था वो एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल था, बट जी ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स इक्वल टू ए पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो अब अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे तो एक्स इक्वल टू ए पे बनने वाला फंक्शन हमेशा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। इसको समझने के लिए सिंपल सा इस रीजन को ले सकते हो, ठीक है। सपोज करो आपका जो क्वेश्चन है वो खाली इतना था, मॉड एक्स प्लस साइन एक्स, और मैंने आपसे बोला कि चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या होगा, साइन तो डिफरेंशिएबल है पर मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ विच ये कंप्लीट फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। सो पॉइंट नंबर 2 इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन और एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट नंबर 1। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने बोला कि दोनों फंक्शन एक x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल थे। सेकंड में हमने बोला कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल था और एक नहीं था। नाउ द थर्ड केस, इफ both the functions are non-differentiable, if both the functions are non-differentiable at x equal to a, then nothing can be said on f of x plus minus g of x, comma f of x into g of x and f of x by g of x। कहने का मतलब क्या हुआ समझना, हमने तीनों पॉइंट को डिस्कस किया। फर्स्ट दो पॉइंट डायरेक्ट थे अपने पास, थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर सपोज करो दोनों ही फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फंक्शंस आर नॉन डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल्स टू ए, तो उनका जो प्रोडक्ट या उनका जो सम है, डिफरेंस है या फिर डिवीजन है, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एज सच कोई जनरलाइज कंक्लूजन नहीं है, इट कुड बी डिफरेंशिएबल आल्सो, इट कुड नॉट बी डिफरेंशिएबल। इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक टास्क दूंगा, इसको ट्राई करना। दो फंक्शंस हैं, दोनों को चेक करना, यू विल गेट द आइडिया। एक फंक्शन में लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। सेकेंड फंक्शन इज f of x equal to modulus of sin x minus modulus of x। Your task is आपको चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ये जो इन दोनों के मिक्सचर से बना है, सेकंड फंक्शन इज दिस जो इन दोनों के डिफरेंस से बना है। यू नीड टू चेक कि इनमें से कौन सा डिफरेंशिएबल है और कौन सा नहीं है एट x इक्वल टू 0। मैंने स्पेसिफिकली एट x इक्वल टू 0 पे फोकस क्यों किया है, द रीजन बीइंग आई नो कि x इक्वल टू 0 पे ये दोनों फंक्शन इंडिविजुअली नॉन डिफरेंशिएबल है, बिकॉज 0 पे इसका भी शार्प पे जाएगा, 0 पे इसका भी शार्प पे जाएगा। तो ये फंक्शन बोलो या फिर ये फंक्शन बोलो, 0 पे हर एक इंडिविजुअल फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था, बट जब आप इनका कंप्लीट डिफरेंशिएशन चेक करोगे कि इस फंक्शन का डेरिवेबिलिटी है कि नहीं, इस फंक्शन का डेरिवेबिलिटी है कि नहीं, तो दोनों में डिफरेंट नेचर मिलेगा। एक फंक्शन आपको मिलेगा इनमें से डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, दूसरा फंक्शन मिलेगा नॉन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0। सो दिस इज योर टास्क, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा नहीं है। ये अपना इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है कि अगर कोई दो फंक्शन एक सिंगल पॉइंट x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इस पे हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। आइदर इट कुड बी डिफरेंशिएबल और इट कुड नॉट बी डिफरेंशिएबल, कुछ भी केस आ सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू
पॉइंट नंबर 4, derivative of a continuous function needs not to be differentiable. Again, one of the important property. देखो कभी कभी क्या होता है कि आप फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बट फिर आप उसका डिफरेंशिएशन या फिर आप उसका एक स्टेप पहले का फंक्शन देखते हो। एक्चुअली प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस क्या हो समझना। हम लोगों ने फंक्शन पढ़ते हुए देखा था कि अगर ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो वो इवन बन जाता है, इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो वो ऑड बन जाता है। वैसे ही डेरिवेटिव को लेके भी अपने पास प्रॉपर्टी है कि अपने पास अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन डिफरेंशिएबल था, बिकॉज तभी तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया। सो इसी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई किया है, डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन नीड्स नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर वो डिफरेंशिएबल हो गया, इन दैट केस योर फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थ्योरेटिकली दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या लॉजिक होते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। अब हमको सिर्फ देखना है कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या होती है। क्वेश्चंस के लिए एक चीज समझना, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना होगा, तो आपको लॉजिक पता है, आइदर थ्योरेटिकल मेथड व्हिच इज LHD इक्वल टू RHD, और अ ग्राफिकल मेथड जहां पे आप चेक करोगे कि शार्पेज या फिर डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं। सेकेंडली इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, जो सेम क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी था, सेम क्वेश्चन लिमिट में भी था। दोस क्वेश्चंस आर, आपको फंक्शन दे रखा होगा और फंक्शन के अंदर कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे A, B एंड C, एंड आपको उनका वैल्यूज निकालना होगा। अंडर द कंडीशन आपको बोला होगा कि फंक्शन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके उसको इक्वेट करके सॉल्व कर दोगे। बट अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आपको किसी एक पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी बोला है कि सपोज योर फंक्शन f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, तो इट इज अंडरस्टूड कि x इक्वल टू a पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी पर रखी है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना है कि अगर सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी बोला है कि एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन यूज नहीं करना है, हमको डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन भी यूज करना है, साथ साथ कंटिन्यूटी की कंडीशन भी यूज करना है, जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसका वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इन प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन को इस टाइप से दिया था अपने को, f of x is equal to, एक फंक्शन है जो दो पार्ट में दे रखा है, sin x when x is less than equal to pi, it is equals to mx plus n when x is greater than equals to pi. Now under the condition we need to determine the values of m and n such that this function is derivable for all x belongs to real number। मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देख एक चीज समझना, पाई के पहले जो फंक्शन है वो क्या है, sin x। पाई के पहले sin x है, तो sin x तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई के बाद ये फंक्शन क्या हो गया अपने पास, mx plus n। mx plus n मतलब इट इज नथिंग बट अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, क्योंकि x का पावर कितना है, 1। लीनियर फंक्शन भी हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल, बिकॉज ऑलवेज कभी ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूअस चलता है हमेशा। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज विद दिस पाई, बिकॉज पाई पे फंक्शन चेंज हुआ है, तो वी नीड टू ऑब्जर्व कि पाई पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। एट द सेम टाइम पाई पे ओके डेरिवेबल तो अपने को दे ही रखा है, तो पाई पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी इसको एग्जिस्ट करा देंगे। एट द सेम टाइम अगर मैं बोल रहा हूं कि पाई पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो पाई पे ही फंक्शन कंटीन्यूअस भी होना चाहिए। सो अब एक चीज समझो, क्वेश्चन में ये वर्ड कंटिन्यूटी या कंटीन्यूअस कहीं यूज नहीं किया था, बट इट वाज अंडरस्टूड कि अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उसी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस। सेकेंडली इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमको सिर्फ पाई पे ही चेक करना है। क्यों, बिकॉज पाई के पहले और पाई के बाद जो फंक्शन दिए हैं वो फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ऑलवेज कंटीन्यूअस है, तो वहां मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पाई इज द पॉइंट जहां पे मुझे इसको डिफरेंशिएबल या कंटीन्यूअस बनाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से मुझे क्या मिलेगा, m और n का वैल्यू। चल अब इस सॉल्यूशन का एक टाइप और सीखना। सबसे पहले तो मैं चेक कर रहा हूं डेरिवेबिलिटी, जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू पाई। आई नो डिफरेंशिएबल ऑलरेडी है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे एक तो हमने देखा था LHD RHD वाला टेक्निक, उससे भी सेम आंसर आएगा, बट डायरेक्टली ऐसे केस में क्या करना, फंक्शन सिंपल है तो सीधे f' एक्सपेंड आउट कर देना।
यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा mx प्लस n का डिफरेंशिएशन मतलब सिंपली m, बिकॉज x का तो हो गया 1, n का 0, कंडीशन सेम रहेगा, x इज लेस देन इक्वल टू पाई, x इज ग्रेटर देन पाई। नाउ एज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई, तो पाई पे इन दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बिकॉज यही तो f डैश x था अपने पास। तो जब पाई पे इन दोनों को सेम करूंगा, सो cos x at x इक्वल टू पाई शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ m at x इक्वल टू पाई। x की जगह पाई पुट करो तो यहां बनेगा अपने पास cos ऑफ पाई m, और यहां तो x था ही नहीं, राइटली क्या आ जाएगा अपने पास m, cos पाई इज इक्वल टू -1, तो यहां से आई गॉट द वैल्यू ऑफ m, m अपना आ गया -1। बट हमको तो m और n दोनों का वैल्यू निकालना था। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी बोला है, बट इट इज अंडरस्टूड कि अगर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस तो होना ही चाहिए। सो सेकंड कंडीशन आ जाएगा कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या थी अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। नाउ फॉर दिस केस आई कैन से LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों के लिए सेम फंक्शन चल रहा है, बिकॉज जब लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस करोगे तो फंक्शन sin x है, और एग्जैक्टली पाई पे भी फंक्शन क्या है sin x, तो मुझे खाली दो ही केस को सॉल्व करना है, LHL इक्वल टू RHL। LHL का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस f ऑफ x, दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस f ऑफ x। ओके, नाउ limit extending to pi minus, that means value of function when x is lesser than pi, जब pi से छोटा होगा तो क्या आ जाएगा sin x, तो यहां अपने को मिलेगा limit extending to pi minus sin x, this should be equal to limit extending to pi plus, जब x का वैल्यू pi से स्लाइटली बड़ा है तो फंक्शन क्या वर्क कर रहा है mx plus n, तो ये हो जाएगा अपने पास mx plus n। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, sin pi इज नथिंग बट 0, यहां पे आ जाएगा अपने पास m टाइम्स ऑफ पाई प्लस n, और m का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, m का वैल्यू कितना आया था अपने पास -1। सो यहां पे कंडीशन बनेगा 0 इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस n, दैट कंक्लूड्स टू कि n का वैल्यू अपना कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई। सो यहां से दो कंक्लूजन मिले कि m should be equal to -1 and n should be equal to pi, for which the function will be derivable for all x belongs to real number। Obviously अगर derivable हो गया तो continuous तो by default हो जाएगा। So this was the point which I was talking about in the last part, कि जब भी अपने पास कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो उसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। Okay, again a similar type of question, यहाँ आपने को दिया था कि फंक्शन है ax plus b when x is less than equal to -1, it is equal to ax cube plus x plus 2b when x is greater than -1, और हमको बोला है कि it is differentiable for all x belongs to real number, then find the values of a and b। Again same logic यूज कर सकते हैं, which is हमको पता है कि फंक्शन यहाँ तो हो गया लीनियर, ये हो गया क्यूबिक, these functions are always differentiable as well as continuous, but मुझे सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा which is -1, बिकॉज जब -1 पे अपने पास फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया तो वहां से मुझे कंडीशंस मिलेंगे, एंड देन उस कंडीशन को यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक चीज और समझो, यहाँ पे आपके पास दो अननोन है a एंड b, एंड आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं दो, और इक्वेशंस कितने बन सकते हैं, तो एक इक्वेशन बनेगा कंटिन्यूटी से, एक इक्वेशन बनेगा डिफरेंशिएबिलिटी से, तो दो इक्वेशन दो अननोन जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया सेम अप्रोच यहाँ भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक दिया था, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएबल बोल रखा है तो इसको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ये टेक्निक डायरेक्टली यूज तब नहीं होगा जब यहाँ पे मॉड लगा हो या कुछ फंक्शन ऐसा लिखा हो जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, बट जैसे इन सब केसेस में जहाँ पे फंक्शन को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो तो सीधे f ऑफ x का f डैश x निकालो, ठीक है। नाउ फॉर दिस केस आई कैन राइट, जब ax प्लस b को डिफरेंशिएट किया तो ये कितना बचेगा, सिर्फ a। जब ax क्यूब प्लस x प्लस 2b को डिफरेंशिएट किया तो ये बचेगा 3a x² प्लस 1, ठीक है। अगेन अंडर द सेम कंडीशन, यहां होगा x लेस देन इक्वल टू -1, यहां होगा x ग्रेटर देन -1। नाउ आई नो
the function is differentiable at x equal to -1 because it is differentiable for all x belongs to real number. तो यहाँ पे भी अपना सेम कंडीशन बनेगा, -1 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू -1 का राइट हैंड डेरिवेटिव. सो जब हम बात करेंगे -1 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये आएगा a at x equal to -1 should be equal to इसका राइट हैंड डेरिवेटिव which is 3ax square plus 1 at x equal to -1. जहां जहां x है उसकी प्लेस पे क्या पुट कर देंगे -1. तो यहाँ तो x था ही नहीं, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ a. यहाँ पे क्या आएगा 3a plus 1 -1 का स्क्वायर becomes +1. सो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगा 2a plus 1 equal to 0 और I can say a equals to -half. तो ये बना अपना फाइनल इक्वेशन जहां से a आ गया अपना -half. नाउ यहाँ हमने क्या यूज कर लिया, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू -1. नेक्स्ट यूज करेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, तो इट शुड बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1. अगेन कंटिन्यूटी कंडीशन क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. ठीक है, जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 से छोटा वैल्यू ऑफ f of x should be equal to limit extending to -1 plus of f of x should be equal to f of -1. अब यहाँ पे एक चीज समझना, जब आप बात करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट का तब ये फंक्शन चलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन तब भी ये सेम चलेगा. सो यहाँ पे भी LHL और फंक्शन का वैल्यू सेम हो गया, मतलब हमको सिर्फ इन दोनों केसेस को सॉल्व करना है. जब बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का दैट इज एक्सटेंडिंग टू -1 इसका मतलब हुआ -1 से छोटी वैल्यू. जब x -1 से छोटा है तो फंक्शन क्या चल रहा है ax plus b. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 ऑफ ax plus b शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. जब -1 से बड़ा है तो ये फंक्शन चलेगा, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 प्लस फंक्शन हो जाएगा अपने पास ax³ plus x plus 2b, ax³ plus x plus 2b. नाउ इस फंक्शन के लिए लिमिट को सॉल्व करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ये बनेगा अपने पास a plus b शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास आएगा -a minus of 1 plus 2b. ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं. सो a को यहाँ शिफ्ट किया, दिस बिकम्स 2a, 1 को भी ले आए 2a plus 1 इक्वल टू 2b minus b मतलब b. और a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. a का वैल्यू कितना आया था -half, तो ये a का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. -half into 2 मतलब दिस बिकम्स -1 plus 1 equals to b, और आई कैन से b का वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0. सो सॉल्व करने पे हमको a और b दोनों के वैल्यूज मिलते हैं. a इज इक्वल टू -half एज वेल एज b इज इक्वल टू 0. अगेन मैंने कंडीशन सेम यूज किया. द कंडीशन यूज वाज कि अगर कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस भी होगा. ओके, 1 मिनट, देयर इज अ स्लाइट करेक्शन इन दिस क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने गलती से हमको x को -1 पुट करना था, सो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे +1 पुट कर दिया. जब -1 पुट करेंगे तो आगे आपको दिखेगा दिस शुड लुक लाइक माइनस ऑफ a प्लस b, जिसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा चेंज होगा. अब नाउ दिस -a एंड दिस -a विल गेट कैंसल आउट. सो यहाँ पे मुझे a का रिक्वायरमेंट लगेगा ही नहीं. सिंपली जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, -a कैंसिल. सो फाइनली दिस शुड लुक लाइक, यहाँ बचेगा अपने पास, इस -1 को शिफ्ट किया तो +1, b को शिफ्ट किया यहाँ पे 2b, तो राइटली अपने को आंसर मिलेगा b इज इक्वल टू 1. सो द करेक्शन वाज इन कैलकुलेशन. यहाँ पे आपको मिल रहा है वैल्यू b should be equal to 1 and a is equal to -half. उस इक्वेशन का डिपेंडेंसी a पे था ही नहीं, बिकॉज बाय मिस्टेक मैंने वहां पे -1 की जगह +1 पिक कर लिया था. दिस शुड बी एट x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आएगा आपके पास -a plus b. दिस पार्ट इज करेक्ट, यहाँ पे कोई इशू नहीं था. सो द करेक्ट आंसर शुड बी a is equal to -half and b is equal to 1. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ आपने को दिया था कि फंक्शन है मिनिमम ऑफ cot x or tan x for x belongs to 0 to 2 pi. We need to find the points where f of x is discontinuous or non-differentiable. Now ये क्वेश्चन जो है अपने पास अगेन मिनिमम ऑफ 2 फंक्शन आए तो ग्राफिकली इजीली सॉल्व होगा. इस पूरे फंक्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ ग्राफ पे ही फोकस करना है कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, दैट टू अंडर अ लिमिटेड रेंज दैट इज फ्रॉम 0 to 2 pi. अब इसके लिए आपको याद होगा कि जो ग्राफ थे वो पैचेस में बनते थे, 1 पैच, 2nd पैच. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे
इसको ग्राफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा. लेट अस से दिस लाइन इज पाई बाय 2, दिस लाइन इज पाई, दिस लाइन इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस लाइन इज 2 पाई. बिकॉज इनके जो भी ग्राफ बनते थे वो इन लाइंस के बीच में आते थे कहीं ना कहीं. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद टैन. पहले टैन को प्लॉट कर लेते हैं. जब टैन का ग्राफ हमने देखा था, सो टैन का ग्राफ जो था 0 से स्टार्ट होते हुए पाई बाय 2 पे इंफिनिटी टच करेगा. नाउ इन द सेकंड क्वाड्रेंट ये नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट करता था, पाई पे आएगा, पाई के बाद अगेन 3 पाई बाय 2 पे इट विल गो अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी. फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट वापस नेगेटिव. नेगेटिव से स्टार्ट करके और 2 पाई पे इट वुड कन्वर्ज टू 0. टेक्निकली मुझे ये दोनों पॉइंट नहीं चाहिए बिकॉज दोनों पॉइंट मेरे इंटरवल के बाहर है. लाइक 0 एंड 2 पाई बोथ आर एक्सक्लूडेड. तो ये बन गया अपने पास ग्राफ tan x का. इसको मैं बोल दूंगा दिस इज नथिंग बट tan x. नाउ अबाउट cot. cot जो है वो tan का रिवर्स नेचर शो करता था. ठीक है, tan जहां पे 0 था, cot वहां पे इंफिनिटी है. सो अगेन ये यहां से स्टार्ट करेगा और इस पॉइंट पे आके यहाँ पे पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा. नेगेटिव होना है अगेन. नेक्स्ट अपने पास tan जो है वो पाई पे 0 था, तो cot यहाँ पे माइनस इंफिनिटी रीच करेगा. थर्ड क्वाड्रेंट अगेन पाई पे 0 होता था, तो अभी पॉजिटिव से स्टार्ट करेगा और 0 वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे शो करेगा एंड देन आपके पास अगेन 2 पाई पे कहां चले जाएगा, अप टू इंफिनिटी. सो ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है ये है अपने पास cot x का. अब द क्वेश्चन वाज इन दोनों में से जो मिनिमम दिखेगा, ठीक है, जो मिनिमम होगा, सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. जो ग्राफ नीचे होगा उसको हमको लेके चलना है. इन दोनों में नीचे पार्ट ये दिख रहा है अप टू दिस पॉइंट. ठीक है, सो ये पॉइंट तक मैंने रोक दिया. नेक्स्ट अब इसके बाद आगे जाऊंगा तो ये ग्राफ नीचे आ गया अपने पास. ये ग्राफ कंटिन्यूअसली चल रहा है. अब फॉर दिस पॉइंट अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इतना पार्ट तो मैंने रोक दिया. अब इसके बाद जब आगे मूव करूंगा तो ये दो ग्राफ्स है, ठीक है, जिसमें से नीचे पार्ट ये दिख रहा है. ठीक है, सो ये पार्ट चलेगा अप टू दिस पॉइंट. ये हो गया अपने पास एंड देन इन दोनों में नीचे ये पार्ट दिख रहा है. सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कर्व. सो ये पार्ट कंप्लीट हुआ और आगे जाएंगे इन दोनों में अगेन ये पार्ट दिखेगा लाइक दिस वे और फिर अगेन ये हो जाएगा दिस पोर्शन. देन अगेन मिनिमम. सो यहां से स्टार्ट करोगे नेगेटिव इंफिनिटी से, इस पॉइंट तक रीच करोगे एंड देन यहां पे आपका कर्व एंड होगा. सो ये जो रेड पैचेस है दिस शोज द मिनिमम ऑफ दीज टू कर्व्स. कैसे? कोई भी पोर्शन देखो, अगर इस पोर्शन में देख रहे हो तो रेड पार्ट हमेशा नीचे है एज कंपेयर टू द ब्लैक पार्ट. यहां देखोगे तो अगेन मैं इसको सेपरेटली प्लॉट करता हूं ताकि आपको ऑब्जर्व करना और इजी हो जाए कि ये कर्व एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है. बिकॉज उसके बेसिस पे हम लोग कमेंट करने वाले हैं ऑन पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, और टू बी प्रिसाइज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी. सो यहां हमने पॉइंट दिया था पाई बाय 2. दिस वाज सपोज टू बी पाई, दिस वाज सपोज टू बी 3 पाई बाय 2 एंड दिस वाज सपोज टू बी 2 पाई. नाउ स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते हैं. पहला जो पार्ट था वो 0 से स्टार्ट हुआ, पाई बाय 2 पे कन्वर्ज हुआ था एंड ये जहां मिले थे दैट वाज द पॉइंट जहां पे tan और cot का वैल्यू इक्वल होता है. तो आई कैन से दिस पॉइंट शुड बी पाई बाय 4. वहीं मिल सकता है अपने पास. सो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कर्व था लाइक दिस वन. नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो यहां से स्टार्ट हुआ अगेन जहां पे दोनों इक्वल थे, दैट वाज 3 पाई बाय 4. सो नेक्स्ट पार्ट इंफिनिटी से आया था, दैट टू नेगेटिव इंफिनिटी एंड अगेन नेगेटिव इंफिनिटी चला गया. दिस पॉइंट वाज नथिंग बट दिस पॉइंट वाज 3 पाई बाय 4. दिस इज 3 पाई बाय 4. अगेन यही कर्व वापस से रिपीट हुआ बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेचर सेम दिखता है. बट अब ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट का, दैट इज 5 पाई बाय 4. अगेन यही कर्व रिपीट होगा बिकॉज सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का नेचर अपने को सेम दिखता है. ठीक है, लाइक दिस. सो यहां जो पॉइंट होगा ये होगा अपने पास 7 पाई बाय 4. अब वी नीड टू कमेंट अपॉन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस कर्व इन 0 to 2 पाई. उसमें मुझे पॉइंट पे कमेंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कमेंट करना है. सो कितनी बार ब्रेक हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं. जब मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी की, 0 से स्टार्ट किया, 0 इज ऑब्वियसली नॉट काउंटेड. सो यहां से यहां तक मुझे एक बार यहां फर्स्ट पॉइंट पे कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, देन अगेन कंटिन्यू हुए, सेकंड पॉइंट यहां पे ब्रेक हुआ, अगेन कंटिन्यू हुए, थर्ड पॉइंट यहां पे ब्रेक हुआ. सो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. फर्स्ट इज पाई बाय 2, इस पर ब्रेक हुआ. सेकंड इज पाई, अगेन ब्रेक हुआ.
3π/2, बाकी दोनों एक्सट्रीम्स थे, तो यहां अपना आंसर होना चाहिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये हो जाएगा इक्वल टू 3। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्राइटेरिया क्या था अपने पास कि या तो कर्व डिसकंटिन्यूअस हो या फिर कर्व में क्या आ जाए, शार्प एज। जब मैं बात करूंगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, तो इन 3 पॉइंट पे तो फॉर श्योर नॉन डिफरेंशिएबल है जहां पे डिसकंटिन्यूअस था। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे एक शार्प एज दिख रहा है, यहां पे एक शार्प एज है, दिस इज ऑल्सो शार्प एज, दिस इज ऑल्सो शार्प एज। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट और मिले जहां पे क्या आ रहा है अपने पास, शार्प एज। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 4 बिकॉज ऑफ शार्प एज, 3 बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे अपने पास, 7। सो फॉर दिस क्वेश्चन अपना आंसर रहेगा कि 3 पॉइंट्स पे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एंड 7 पॉइंट्स पे इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। नाउ कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ पॉइंट ना बोल के आपको बोलता है कि फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं, फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट जिसपे ये डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है। सो हमने डिस्कस किया है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कौन कौन से थे अपने पास, फर्स्ट वाज π/2, सेकंड इज पाई, थर्ड इज 3π/2, ऑल ऑफ देम लाइज फ्रॉम 0 to 2π। तो 3 पॉइंट थे डिसकंटिन्यूटी के, यही 3 पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में भी काउंट होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स देयर आर 4 मोर पॉइंट्स एट व्हिच दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। दोस पॉइंट्स आर π/4, 3π/4, 5π/4 and 7π/4. I can say these are the odd multiples of π/4 which belongs to the interval 0 to 2π. So basically यहाँ पे क्योंकि फंक्शन में अपने पास मिनिमम का कंडीशन लगा हुआ था, तो मैंने डायरेक्टली ग्राफिकली इसको सॉल्व किया, जिससे इसका क्वेश्चन का वैल्यू और इजीली आ गया।